दोस्तों प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम कक्षा 10 के एनसीईआरटी के विज्ञान के किताब से अध्याय 3 धातु एवं अधातु के अंतर्गत क्रियाकलाप 3.14 पढ़ेंगे जानेंगे। इस क्रियाकलाप में धातुओं के संरक्षण के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम इस क्रियाकलाप को पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे। तो हमारा क्रियाकलाप क्या कह रहा है, 3 परख नलियाँ लीजिए एवं प्रत्येक में स्वच्छ लोहे की कील डाल दीजिए। आगे है, इन परख नलियों को ए, बी तथा सी नाम दीजिए। आगे है, ए में थोड़ा जल डालकर उसे कार्क से बंद कीजिए। आगे है, बी में उबलता आश्वित जल तथा 1 ml तेल डालकर बंद कीजिए, तेल तैरने लगेगा। आगे है, सी में थोड़ा निर्जल कैल्शियम क्लोराइड डालकर बंद कर दीजिए। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 वायु की नमी को सोखता है। अगला है, कुछ दिन बाद परीक्षण करें। सबसे पहले धातुओं के संक्षारण के बारे में समझेंगे, उसके बाद क्रियाकलाप माने प्रयोग के बारे में समझेंगे। प्रयोग में यह समझाया गया है कि लोहे की कील लोहे की वस्तु पर जंग कैसे लगती है, उसके बारे में इस क्रियाकलाप में बताया गया है। तो पहले हम संक्षारण को समझेंगे। संक्षारण क्या होता है, जो कि कक्षा 10 के इस किताब में दिया गया, एनसीईआरटी किताब में दिया गया, उसके आधार पर हम समझेंगे। तो संक्षारण का मतलब होता है, हमारे पास क्या होता है, कॉपर। ये क्या होता है, कॉपर क्या होता है, भूरे रंग का क्या होता है, कॉपर क्या होता है, भूरे रंग का होता है। जिसका कॉपर का कोई पात्र है, बर्तन है, वो क्या होता है, सल्फर से क्रिया करके। वायुमंडल में क्या होता है, सल्फर। वायुमंडल में क्या होता है, सल्फर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, इससे क्रिया करके क्या बना लेता है, कॉपर सल्फेट बना लेता है। कॉपर सल्फेट बना लेता है और क्या बना लेता है, कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। इसके कारण ये होता है, कॉपर के बर्तन पर आप देखे होंगे हरा रंग का छोटा छोटा क्या बनता है, जंक लग जाता है, यानी संक्षारण हो जाता है, यानी खराब होने लगता है। कैसा होता, हरा रंग का। ये क्या होता, हरा रंग का। इस तरह कॉपर के बर्तन के ऊपर, कॉपर के तार के ऊपर हरा रंग का एक छोटा छोटा फफूदी नुमा एक आकृति बन जाती है, जिसे क्या कहते हैं, कॉपर पर जंक लगना। तो इस तरह कॉपर पर जंक लगता है। और चांदी का, यदि हमारे पास चांदी है, चांदी का सूत्र Ag होता है। ये हमारा क्या है, चांदी। और चांदी में क्या होता है, चांदी क्या करता है, ये भी सल्फर के साथ क्रिया करके ये चांदी अपना रंग खो देता है। चांदी क्या होता है, सफ़ेद होता है। चांदी क्या होता है, सफ़ेद होता है, सफ़ेद होता है। चांदी सफ़ेद होता है और सल्फर के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है, सिल्वर। ये हमारा बना लेता चांदी का सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, जो कि हल्का सा चांदी का जो सफ़ेद रंग का कोई भी आभूषण है वो क्या हो जाता है, हल्का सा काला पड़ जाता है। हल्का सा क्या पड़ जाता है, हल्का सा काला पड़ जाता है। इस तरह से वो अपना रंग खो देता है। अगला है हमारा, हमने देखा होगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का क्या होता है, एल्युमिनियम का वायर होता है। एल्युमिनियम है, क्या है, एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम का वायर होता है, वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, Al2O3। ये क्या हो जाता है, एल्युमिनियम का रंग सफ़ेद चमकदार होता है। एल्युमिनियम क्या होता है, सफ़ेद, और क्या होता है, चमकदार। धातुएं क्या होती है, सभी चमकदार होती हैं, चमकदार। धातुएं क्या होती हैं, सभी चमकदार होती हैं, जो कि आप पीछे अध्याय में पढ़ चुके हैं। तो धातुएं चमकदार होती है, एल्युमिनियम चमकदार होता है, और ऑक्सीजन के क्रिया करके क्या बना लेता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, जिसका रंग क्या हो जाता है, हल्का सा काला पड़ जाता है, यानी रंग बदल जाता है। क्या होता है, रंग बदल जाता है। इस तरह से हमारी धातुएं क्या होती हैं, ये धातुएं संरक्षित नहीं होती हैं, यानी धातुएं खराब होने लगती हैं। तो खराब होने से बचने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हम आगे देखेंगे। और अब हम क्या करेंगे, इस क्रियाकलाप को समझेंगे। तो इस क्रियाकलाप को समझने से पहले हमने समझा कि कॉपर क्या होता है, हरा हो जाता है, और चांदी क्या होता है, ये हल्का सा रंग इसका बदल जाता है, सल्फर हवा में उपस्थित सल्फर के साथ क्रिया करके क्या होता है, इसका रंग काला पड़ जाता है। इस तरह एल्युमिनियम हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके इसका भी रंग बदल जाता है। एक छूट जा रहा है, जो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोहा क्या होता है, आयरन। ये हमारा क्या है, आयरन।
आयरन। आयरन क्या करता है, ये भी हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके लोहे का ऑक्साइड बनाता है जो कि भूरे रंग का हो जाता है। क्या हो जाता है, ये भूरा हो जाता है। इस तरह लोहा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बनाता है जो क्या होता है, भूरे रंग का होता है। यानी ये धातुएं क्या होती हैं, संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है ये धातुओं का संक्षारण हो रहा है। कापर का संक्षारण किस में हो रहा है, कापर कार्बोनेट में। चांदी का संक्षारण हो रहा है सिल्वर सल्फाइड में, ये सिल्वर सल्फाइड में नष्ट हो रहा, संक्षारण हो रहा है। अगला है एल्युमिनियम का संक्षारण एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में हो रहा है। लोहे का संक्षारण आयरन ऑक्साइड के रूप में हो रहा है। इस तरह धातुओं का संक्षारण हो रहा है। और धातुओं का कैसे संक्षारण होता है ये आपने समझा। इस क्रियाकलाप में हम समझेंगे कि लोहे का संक्षारण कैसे होता है। ये धातुओं के संक्षारण को यदि हम अच्छे से समझेंगे, यहाँ इस क्रियाकलाप में लोहे के संक्षारण के बारे में समझाया गया है। इस क्रियाकलाप के माध्यम से लोहे का कोई कील है उसका संक्षारण कैसे होता है, यदि हम संक्षारण को समझेंगे तभी हम संक्षारण को रोकेंगे। तो संक्षारण को रोकने के लिए संक्षारण को समझना बहुत ही ज़रूरी है। यह कक्षा 10 के बच्चों के लिए दिया गया है जो कक्षा 12 और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि इस क्रियाकलाप को आप अच्छे से समझेंगे तो आगे के क्लास में भी आप संक्षारण को अच्छे से समझ पाएंगे। और लोहे के संक्षारण को कैसे, लोहे की वस्तुओं का संक्षारण कैसे होता है, लोहे की वस्तुओं में जंग कैसे लगता है, इस क्रियाकलाप में अच्छे से समझाया गया है। तो सबसे पहले हम क्रियाकलाप को एक एक करके पढ़ते हैं, एक एक करके समझते हैं। तो क्रियाकलाप हमारा क्या कह रहा है, 3 परखनली लीजिए एवं प्रत्येक में स्वच्छ लोहे की कील डाल दीजिए। अब क्या करेंगे, 3 क्या लेंगे, परखनली लेंगे। क्रियाकलाप में दिया गया है 3 परखनली लेंगे। एक परखनली ये हो गई, दूसरी परखनली हमारी ये बी हो गई, इस तरह दूसरी परखनली, इस तरह हम तीसरी 3 परखनली लेंगे। और ये 3 परखनली हमारी हो गई। एक परखनली का नाम ए है, दूसरी परखनली बी है और तीसरी सी है। ये 3 परखनली है जो कि क्रियाकलाप में बताया गया है। क्रियाकलाप के हिसाब से हम परखनली लेंगे। और क्या कह रहा है, स्वच्छ लोहे की कील डाल दीजिए। अब इसमें क्या करेंगे, स्वच्छ लोहे की कील इसमें डालेंगे। स्वच्छ लोहे की कील का मतलब है ऐसी कील जो जंग ना लगी हो, यानी चमकदार हो। ऐसी कील जो क्या हो, जंग ना लगी हो। और इस तरह स्वच्छ लोहे की कील इसमें हम डाल देंगे। ये क्या है, लोहे की कील, लोहे की कील, लोहे की कील, लोहे की क्या है, ये कील डाल देंगे। लोहे की क्या है, कील है। ये भी लोहे की कील है और ये भी लोहे की कील है। 3 कीलें डालेंगे, एक ए परखनली में, एक बी में, एक सी में। अब क्या कह रहा है, ए में थोड़ा जल डालकर उसे कार्क से बंद करेंगे। इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा जल डाल करके, इसमें क्या करते हैं, पहले ए परखनली में थोड़ा सा जल डालकर इसे कार्क से बंद कर देते हैं। इसे क्या करते हैं, कार्क से, ये हमारा क्या है, कार्क से बंद कर देते हैं। ये हमारा क्या है, परखनली, क्या है, परखनली, ये बंद कर देते हैं। अब बी में क्या कह रहा है, बी में उबला आश्वित जल। आश्वित जल यानी जो उबल करके जल ठंडा हो जाता है, आश्वित जल डालकर और 1 ml तेल डालते हैं। इसमें क्या करते हैं, इस दूसरे परखनली में इसमें जल भी डालते हैं, आश्वित जल, और इसमें थोड़ा सा तेल डालते हैं जो तेल ऊपर तैरने लगता है। ये क्या है, तेल है। ये हमारा क्या है, तेल है। तेल क्या होता है, तैरता है इस तरह से। और ये क्या है हमारा, इसमें आश्वित जल है, यानी शुद्ध जल, अशुद्ध जल, आश्वित जल, आश्वित जल है। ये हमारा आश्वित जल है। और इस परखनली में क्या डालेंगे, सिप में थोड़ा सा निर्जल। अब इसमें भी क्या करेंगे, डाल करके कार्क से बंद कर देंगे। इसको भी कार्क से बंद कर देंगे, इस तरह से कार्क से बंद कर देंगे। अगला है सी में थोड़ा निर्जल कैल्शियम क्लोराइड डालकर बंद करेंगे। इसमें क्या करेंगे, हवा है। अब क्या करेंगे, इसमें केवल क्या करेंगे, निर्जल क्या करेंगे, यानी कैल्शियम क्लोराइड डालेंगे, जो क्या करता है, इसमें दिया गया कैल्शियम क्लोराइड वायु की नमी को सोखता है। नमी को सोखने के लिए डाल देते हैं, नमी सोखने के लिए।
नमी सोखता है, नमी सोखने का काम करता है कैल्शियम क्लोराइड, ये डाल देते हैं और इस पर कार्क लगा करके बंद कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा क्रियाकलाप ये हो गया। और इसके बाद क्या करेंगे, कुछ दिनों बाद प्रेक्षण करेंगे। अब कुछ दिन बाद क्या करेंगे, प्रेक्षण करेंगे, या 4-5 दिन बाद क्या करेंगे, प्रेक्षण करेंगे यानी जांच करेंगे, प्रेक्षण करेंगे यानी जांच करेंगे क्या होता है इस क्रियाकलाप में। तो क्या है, इस परख नली हमने लिया था, तो इसमें क्या है, वायु है, इसमें क्या ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है और यहाँ भी ऑक्सीजन है, क्योंकि हवा में ऐसा कर रहे हैं। यहाँ ऑक्सीजन है, ये हमारा जल है, ये क्या है, जल है, और ये भी जल है, ये भी H2O है, और इसमें क्या है, ऑक्सीजन है, इसमें जल नहीं है। अब परीक्षण करेंगे तो क्या देखेंगे, 4-5 दिन के बाद परीक्षण, कुछ दिनों के बाद परीक्षण करेंगे तो क्या देखेंगे, ए परख नली में क्या होता है, बी परख नली में क्या होता है और सी परख नली में क्या होता है। तो ये जो लोहे की कील हमारे रखेंगे, तो ये लोहे की कील क्या होती है, चमकदार, सफ़ेद चमकदार होती है। तो प्रयोग में देखा गया, कुछ दिनों बाद देखा गया कि एक परख नली में जो लोहे की कील थी, क्या थी, लोहे की कील, लोहे की कील क्या हो गई, कील में क्या हुआ, लोहे कील में जंक लग गया, क्या लग गया, जंक लग गया। इसमें क्या प्रयोग करने पर पता चलता है, जंक लग जाता है, यानी लोहे का ऑक्साइड बन जाता है, यानी इसका रंग भूरा हो जाता है, कील क्या हो जाती है, भूरी हो जाती है। और बी में देखा गया, इसमें लोहे की कील पे जंक नहीं लगता, इसमें क्या होता है, जंक नहीं लगता, इसमें भी जंक नहीं लगता, और सी में भी जंक नहीं लगता, सी में भी जंक नहीं लगता। ये क्या है, सी में भी जंक नहीं लगता है, और ए में जंक लगता है, और बी और सी में जंक नहीं लगता है। अब ऐसा क्यों होता है, अब ये प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों होता है, क्यों इसमें जंक नहीं लगता है, और क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या निष्कर्ष निकला, क्या निष्कर्ष निकला, या क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या निष्कर्ष निकला। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन हैं। तो क्यों इस पे जंक लगा, क्यों इस पे नहीं लगा, और क्यों और क्या निष्कर्ष निकला, इस बात को हम समझेंगे। तो ये क्या था, ये हमारा जल था, इसमें जल था यानी H2 था, यानी पानी भी था, और क्या था, ये जो है पानी भी था, लोहे की कील भी थी, और इस पे क्या लग गया, जंक लग गया। यानी कहने का मतलब इस प्रयोग से पता चलता है, लोहे में जंक लगने के लिए 2 चीज़ों का होना अनिवार्य है, एक ऑक्सीजन का होना अनिवार्य है और दूसरा जल का होना। लोहे में जंक तभी लगेगा जब ऑक्सीजन और क्या होगा, ऑक्सीजन और जल होगा तो जंक लगता है। तो पहले क्रियाकलाप से, पहले परख नली से ये बात हमको पता चलता है। दूसरी परख नली में पता चलता है, अब ये जो हवा है इस पे तेल डाल दिया गया है, तेल डाल दिया गया तो तेल ऊपर तैरता है, जिसके कारण से इस पानी में ये जो हमारा अशुद्ध जल है, इसमें क्या, अशुद्ध जल माने जो भाप का शुद्ध जल था, तो इसमें भी ऑक्सीजन नहीं था, ये शुद्ध जल में क्या ऑक्सीजन नहीं था, यानी शुद्ध जल में कोई अशुद्धि नहीं थी, यानी शुद्ध था ऑक्सीजन। शुद्ध जल का मतलब इसमें हाइड्रोजन और OH आयन की मात्रा क्या थी, समान थी, यानी ये क्या था, कुचालक। शुद्ध जल का मतलब, अशुद्ध जल का मतलब कुचालक था, जिसमें धारा नहीं आ जा सकती है। तो शुद्ध जल इसमें था हमारे बी परख नली में। तो शुद्ध जल होने के कारण क्या था, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन आवेश प्रवाह नहीं हो सकता था, और ऊपर से यहाँ तेल होने की वजह से ऊपर से ऑक्सीजन भी नहीं आ सकता था। तो ऑक्सीजन ना होने के कारण से और पानी हो था। अब इस क्रियाकलाप से पता चलता है जल होता, इसमें क्या था, ये हमारा जल है, ये हमारा जल है, और जल होते हुए भी ये जल था लेकिन ऑक्सीजन नहीं था, तो भी क्रिया नहीं हुई, ये क्रिया नहीं हुई। यानी किसी भी लोहे की वस्तु पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल की दोनों की ज़रूरत होती है। और जल कैसा, जो कि शुद्ध ना हो, जो मतलब अम्लीय हो या क्षारीय हो, ऐसा जल हो तो उसमें जंग लगेगा। और इसमें ऑक्सीजन की कमी की वजह से
यहाँ एक चीज़ था, जल था लेकिन ऑक्सीजन नहीं था, इसलिए क्रिया नहीं हुई। और इसमें क्या है, इसमें ऑक्सीजन है लेकिन इसमें जल ही नहीं है। इसमें क्या है, इसमें O2 है, इसमें O2 है लेकिन, और जो नमी था यानी जो जल था वो कैल्शियम क्लोराइड सोख लेता था, यानी नमी किसी कारण से ये जो है कार्क जो लगा था, कार्क से कुछ नमी प्रवेश करती तो इसमें कैल्शियम क्लोराइड डाला गया था, यानी पानी को सोख लेता था। इसमें इस अपक्रिया में पानी नहीं है, इस अपक्रिया में क्या था, हवा नहीं था, और इस अपक्रिया में पानी नहीं है। तो पानी ना होने के कारण से भी यह अपक्रिया नहीं हुई। तो इस तरह से निष्कर्ष निकल गया, यह निष्कर्ष निकलता है इस क्रियाकलाप से, यह निष्कर्ष निकलता है कि लोहे पे जंग लगने के लिए दो चीज़ें होना अनिवार्य है। लोहे पर जंग लगने के लिए क्या होगा, लोहे की वस्तु पर या लोहे पर जंग लगने के लिए, जंग लगने के लिए जल और ऑक्सीजन O2 की ज़रूरत होती है, ज़रूरत होती है। क्या होती है, जल और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। यदि इसमें से एक भी नहीं रहेगा, यदि जल नहीं रहेगा तो भी जंग नहीं लगेगा। यानी जंग, लोहे पर जंग लगने से बचने के लिए इसमें से हम क्या कर सकते हैं, जल को हटा दें तब भी जंग नहीं लगेगा, ऑक्सीजन को हटा दें तब भी जंग नहीं लगेगा। और इस क्रियाकलाप को आप कक्षा 12 में विस्तार से अच्छे से पढ़ेंगे, जो कि आपको इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज की परीक्षाओं में भी आएगा। जितना इस बुक में दिया गया है, कक्षा 10 के किताब में, NCERT की किताब में दे दिया गया है, उतना हमने आपको बताया। दोस्तों प्यारे बच्चों, अब हम संक्षारण से सुरक्षा के बारे में जानेंगे। धातुओं का संक्षारण से सुरक्षा कैसे किया जाता है, यह कुछ पॉइंट दिया गया है जो धातु एवं अधातु के अध्याय के आखिर में दिया गया है, जो NCERT की किताब में दिया गया। ठीक इसी प्रकार एक एक पॉइंट को हम पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट को समझाएंगे, और आप भी समझिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पेंट करके संक्षारण से सुरक्षा किया जाता है। धातुओं पर क्या होता है, पेंट बना करके सुंदर किया जाता है। आपने देखा होगा घर का दरवाज़ा होता है, लोहे का दरवाज़ा होता है, एल्युमिनियम का दरवाज़ा होता है। ये लोहे की वस्तु है, क्या होती है, लोहे की वस्तु है, उस पर क्या किया जाता है, उसको पेंट कर दिया जाता है। लोहे की वस्तु को क्या करते हैं, पेंट करके, एल्युमिनियम की वस्तु का इस तरह पेंट करके उसको संक्षारण से यानी जंग लगने से रोका जाता है। तो पहला हो गया। दूसरा है तेल या ग्रीस लगाकर संक्षारण को रोका जाता है। तेल लगा करके आपने देखा होगा, आपके पास 2 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो, उसको बरसात के समय जंग ज़्यादा लगता है, ज़्यादा संक्षारण होता है, उसको संक्षारण से रोकने के लिए तेल लगाया जाता है या ग्रीस लगाया जाता है। आपने देखा होगा तेल और ग्रीस लगा करके भी संक्षारण से रोका जा सकता है। आगे है यसद लेपन। यसद लेपन का मतलब होता है लोहे पर जिंक का परत चढ़ाना। लोहे पर क्या होता है, लोहे की धातु पर जिंक की परत चढ़ाना क्या होता है, यसद लेपन। यसद लेपन की यदि परिभाषा आती है तो हम कह सकते हैं किसी धातु का इलेक्ट्रोड बना करके और जिससे लोहे पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे क्या होता है, लोहे का संक्षारण हो जाता है, संक्षारण से रोका जाता है, यानी उसके नुकसान होने से रोका जाता है। अगला है क्रोमियम लेपन, यानी क्रोमियम धातु का लेपन करके, धातुओं पर क्या किया जाता है, क्रोमियम धातु का लेपन करके भी उसको क्या होता है, संक्षारण से रोका जाता है। अगला है मिश्र धातु बना करके। मिश्र धातु बना करके क्या होता है, संक्षारण से रोका जा सकता है। मिश्र धातु क्या होती हैं, कठोर हो जाती है, टिकाऊ हो जाती हैं और वो संक्षारण नहीं होता है, यानी उस पर जंग नहीं लगता है। अगला है एनोडीकरण करके। एनोडीकरण करके हम धातुओं का संक्षारण रोक सकते हैं। एनोडीकरण का मतलब होता है एक विद्युत अपघट्य सेल बनाया जाता है जिसमें इलेक्ट्रोड और 2 इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं और इसको एनोड बनाकर धातु पर जिस धातु का संक्षारण रोकना होता है उसको एनोड बना करके
क्या किया जाता है, विद्युत अपघटन किया जाता है। कैसे क्या किया जाता है, विद्युत अपघटन किया जाता है, विद्युत अपघटन कराकर किया जाता है, जिसके ऊपर एनोडीकरण के कारण उस पर एक क्या बन जाता है, धातु का लेप चढ़ जाता है और धातु सुरक्षित हो जाती है। आगे है पीतल। पीतल कैसे प्राप्त होता है, पीतल क्या होता है, कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है। कॉपर और जिंक मिला करके क्या बनता है, पीतल बनता है। क्यों पीतल का निर्माण किया जाता है, क्योंकि धातु क्या होता है, धातु का संक्षारण रोकना कठिन होता है और शुद्ध रूप में धातुएं क्या होती हैं, मुलायम होती हैं, चमकदार होती हैं, यानी धातु का उपयोग करना कठिन होता है। इसलिए धातुओं के उपयोग को सरल बनाने के लिए उसे मिश्र धातु बनाया जाता है। मिश्र धातु में क्या होता है, कॉपर और जिंक मिल करके पीतल बनता है, जो कि काफ़ी मजबूत और टिकाऊ होता है और उस पर क्या होता है, उसका संक्षारण भी कम होता है, इसलिए मिश्र धातु हमारा पीतल। अगला है लोहा। लोहा क्या होता है, इस्पात बनाया जाता है। लोहा क्या होता है, बहुत लचीला, बहुत मुलायम और चमकदार होता है और इसलिए क्या होता है, लोहे का यदि कोई वस्तु है तो वो क्या होगा, गर्म होने पर फैल जाता है, यानी वो यूज मतलब काम लायक ज़्यादा नहीं होता, उस पर जंग भी लग जाता है यदि लोहे में कार्बन मिला दिया जाता है। क्या है ये, कार्बन मिला दिया जाता है। कार्बन 0.08% मिलाया जाता है। सुविधा अनुसार कार्बन मिला करके लोहे को कड़क कर दिया जाता है, मजबूत कर दिया जाता है और लोहे पर जंग भी नहीं लगता है, यानी संक्षारण भी नहीं होता है। इसलिए लोहे पर कार्बन मिला करके इस्पात बना लिया जाता है, जो कि कड़क होता है, मजबूत होता है, जिसका उपयोग हम ला सकते हैं। यानी शुद्ध लोहे का उपयोग ज़्यादातर नहीं होता है। जो आप लोहा देखते हैं उसमें कुछ ना कुछ मात्रा कार्बन या कोई भी मिश्र धातु मिली होती है। अगला है सोना। आप जानते हैं 24 कैरेट सोना और 22 कैरेट सोना। अब 24 कैरेट सोना क्या होता है, जिसमें 100% सोना होता है, जिसमें 100% सोना होता है वो क्या होता है, 24 कैरेट का सोना होता है। और 24 कैरेट का सोने का गहना नहीं बनाया जा सकता है। 24 कैरेट सोने का यदि कोई गहना बना दिया जाता है तो गहना टूट जाएगा और नुकसान हो जाएगा और हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा, हम पहनने में भी असुविधा होगी। इसलिए 22 कैरेट सोने का क्या होता है, 22 भाग क्या होता है, सोना होता है, 2 भाग कॉपर और ये चांदी होता है। इस तरह मिला करके 22 कैरेट का सोना बनता है, जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, जो क्या होता है, मजबूत होता है और टिकाऊ होता है। इसलिए 22 कैरेट सोने में आपको याद रखना 20 भाग सोना होता है और 2 भाग क्या होता है, कॉपर और चांदी का मिश्रण होता है। तो इस तरह से हम सोने का भी उपयोग शुद्ध रूप से करना कठिन होता है, इसलिए सोने का उपयोग भी शुद्ध रूप से नहीं किया जाता है। अगला है दिल्ली लौह स्तंभ। 1600 वर्ष पूर्व, 1600 वर्ष पूर्व दिल्ली लौह स्तंभ बना था। ये क्या है, लौह स्तंभ माने लोहे का स्तंभ था, जो कि आज भी सुरक्षित है, जो कि आज भी सुरक्षित है। ये दिल्ली के कुतुब मीनार से कुछ दूरी पर स्थित है और उसका वजन 6 टन और 8 मीटर लंबा है। ये क्या है, दिल्ली लौह स्तंभ है, जो कि क्या है, संक्षारण से सुरक्षित है, यानी 1600 वर्ष तक अभी वो खराब नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है, खराब नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है जो किताब में दिया गया है, इसलिए दिया गया है कि लोहे का स्तंभ है, जो कि अभी उसका संक्षारण से रुका है, यानी गिरा नहीं है, खराब नहीं, उसमें जंग नहीं लगा है। कहने का मतलब है ये लोहा एक शोध का विषय है, लोहा होते हुए भी इतने सालों तक सुरक्षित है। उस समय के वैज्ञानिक बहुत होशियार थे जिन्होंने इस लौह स्तंभ को बनाया था। दोस्तों प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे, उसके बाद हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है जिंक Zn, Mg मैग्नीशियम, Cu कॉपर के धात्विक ऑक्साइडों को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया गया। तो निम्न धातु क्या है, यह है जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर। ये हमारी साड़ी दिया गया है। अब क्या प्रश्न को हल करना है, किन स्थितियों में विस्थापन अपक्रिया घटित होती है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे। कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है। अगला है, तीसरा है मिश्र धातु क्या है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे, 1 को समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर के धात्विक ऑक्साइडों। ये जो है धात्विक ऑक्साइड दिया गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रश्न दिया गया है। ये धात्विक ऑक्साइड
और आगे क्या कह रहा है, निम्न धातुओं के साथ गर्म। दूसरा स्टेप यहाँ से ये स्टेप है, दूसरा स्टेप यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दूसरा स्टेप है। ये यहाँ से लेकर ये दूसरा स्टेप है। ये धातुओं के साथ गर्म किया जाता है, इन धातुओं के साथ गर्म किया जाता है। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, किन स्थितियों में विस्थापन अपक्रिया घटित होगी। तो इस प्रश्न को करने से पहले हमको सक्रियता श्रेणी जानना पड़ता है। तो सबसे पहले हम सक्रियता श्रेणी को जानते हैं। सक्रियता श्रेणी क्या है, सक्रियता श्रेणी को हम जानते हैं, कई वीडियो में हम बता चुके हैं। ये हमारा पोटेशियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, उसके बाद सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद हमारा लोहा, उसके बाद हमारा जिंक है, उसके बाद लेड है, उसके बाद हाइड्रोजन के बाद हमारा आता है कॉपर, उसके बाद Hg मरकरी, उसके बाद Ag, उसके बाद Au ये सोना। इस तरह से हमारी सक्रियता श्रेणी है। तो सक्रियता श्रेणी में जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है, ये उच्च क्रियाशील धातु ऊपर होती है। ये क्या होती है, उच्च क्रियाशील होती है, जो कि आप जानते हो उच्च क्रियाशील। ये क्या है, उच्च क्रियाशील है, जो कि आप जानते हो। ये क्या है, नीचे वाली धातुएं क्या होती हैं, निम्न क्रियाशील होती। क्या होती हैं, निम्न क्रियाशील होती हैं। ये क्या होती, निम्न क्रियाशील होती है। तो इसमें हमको 3 धातुओं को चुनना है, जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर। तो जिंक हमारा क्या कहाँ है, ये जिंक हमारा है, और मैग्नीशियम यहाँ है, और कॉपर यहाँ है। तो सबसे ज़्यादा इसमें सक्रिय धातु हमारा है मैग्नीशियम Mg। उसके बाद पहले नंबर पर यह है, दूसरे नंबर पर प्रश्न के हिसाब से ये हमारा जिंक है, पहले नंबर मैग्नीशियम, दूसरे नंबर पर जिंक, सही है, ये जिंक है। और तीसरे नंबर पर हमारा ये तीसरे नंबर की धातु हमारी है कॉपर। ये हमारा कॉपर है, तीसरे नंबर की धातु कॉपर है। तो इसमें क्या है, ये ऊपर की धातु क्या है, उच्च क्रियाशील है। तो ऊपर की धातु नीचे की किसी भी धातु के अपने से नीचे की धातु को क्या कर देती है, उसके ऑक्साइड से विस्थापित कर देती है। यानी मैग्नीशियम क्या करता है, ये ऊपर के जिंक और ये कॉपर के ऑक्साइड को विस्थापित कर देता है, जो कि आप पीछे पढ़ चुके हैं, पीछे हम बता चुके हैं, पीछे के वीडियो में आप पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या होता है, पहले हम एक एक करके समझेंगे। ये Zn, ये जिंक ऑक्साइड है, ये क्या है, हमारा जिंक ऑक्साइड है। तो जिंक ऑक्साइड क्या है, जिंक ऑक्साइड से विस्थापित नहीं होगा। यानी जिंक को Zn से क्रिया करेंगे तो ये विस्थापन नहीं होगा। ये क्या, विस्थापन नहीं, क्रिया नहीं होगी। और इसी को जिंक ऑक्साइड को किसके साथ क्रिया कराते हैं, यदि Mg के साथ क्रिया कराते हैं, जिंक ऑक्साइड का मैग्नीशियम के साथ क्रिया कराया, जिंक ऑक्साइड इससे मैग्नीशियम के साथ क्रिया कराया जाता है, तो क्या होगा, ये विस्थापित होगा। क्या विस्थापित हो जाएगा, जिंक विस्थापित हो जाएगा, तो ये क्रिया होगी। तो क्रिया होकर के क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा Zn बनेगा, Zn मुक्त होगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमको प्राप्त हो जाएगी। ये क्रिया होगी, यानी ये क्रिया होगी। अगला है, ये कौन सा है, जिंक ऑक्साइड। ये जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड कॉपर के साथ ही नीचे है, ये कम क्रियाशील है, तो ये अब क्रिया नहीं होगी। क्या होगी, ये कॉपर के साथ अब क्रिया करेंगे, किसका, जिंक ऑक्साइड का कॉपर के साथ अब क्रिया होगी, तो ये क्रिया नहीं होगी। तो इस तरह से हमको भरना है। अगला है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसका ऑक्साइड है क्या है, उच्च क्रियाशील। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, सबसे ऊपर है। तो मैग्नीशियम को ये नीचे की कोई धातु क्रिया नहीं कर सकती, कोई भी विस्थापित नहीं कर सकती। तो इसलिए हम इसमें सब में क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। अगला है हमारा कौन सा धातु है, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड क्या है, कॉपर ऑक्साइड को जिंक विस्थापित कर देगा। जिंक के द्वारा ये कॉपर ऑक्साइड विस्थापित होगा। ये कॉपर ऑक्साइड जिंक से क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा और कॉपर मुक्त हो जाएगी। ये अब क्रिया होगी। अगला हमारा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी कॉपर को विस्थापित कर देगा, तो मैग्नीशियम के साथ भी ये क्रिया होगी। यह क्रिया क्या होगी, मैग्नीशियम के साथ भी होगी। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और कॉपर
मुक्त हो जाए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अपक्रियाशील धातु है। अगला है कापर। कापर कापर के साथ क्रिया करना है तो कापर कापर के साथ विस्थापन नहीं होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है? तो कौन सा धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है, नष्ट नहीं होती है? संक्षारित का मतलब होता है नष्ट, नष्ट नहीं होती है, नष्ट होना। क्या होता है? संक्षारित का मतलब नष्ट होना या जंक लगना, या क्या कहेंगे? जंक लगना, जंक लगना। इस तरह हमको समझना है, जंक लगना। तो ये जो है निम्न क्रियाशील, जो निम्न क्रियाशील धातु है, ये जो निम्न क्रियाशील धातु है कापर से लेकर के मरकरी और सोना और चांदी, ये जो होती है क्या होती? संक्षारित नहीं होती, इस पर जंक नहीं लगता। तो इसका उत्तर है निम्न क्रियाशील धातु। निम्न क्रियाशील धातु, निम्न क्रियाशील धातु ये क्या होती है? संक्षारित नहीं होती। सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है प्लेटिनम और सोना, Au, यानी प्लेटिनम और प्लेटिनम और क्या है? और सोना, ये क्या होता है? संक्षारित नहीं होता है। अगला है मिश्र धातु क्या है? तीसरा है मिश्र धातु क्या है? यानी 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण, धातुओं का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता। क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है। धातु कहलाता है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। यदि आपको कोई समझने में प्रॉब्लम होता है तो इसको कमेंट जरूर कीजिएगा।